सितंबर और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। आज का मुद्दा है भारत के लगभग 10,000 लोगों की जासूसी क्यों कर रहा था चीन। लेकिन पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोविड से रिकवरी के कुल मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। वहीं देश में कोरोना के कुल केस 49 लाख के पार, मरने वालों की कुल तादाद 80,000 से ज्यादा हुई। इस बीच तंगी के कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन के दाम उछले। चीन सीमा विवाद पर आज लोकसभा में बयान दे सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उधर पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा चीन। वहीं चीनी राजदूत सुन वेइदोंग ने भारत पर लगाया एलएसी के उल्लंघन का आरोप। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, स्काइप और जूम जैसे कम्युनिकेशन ऐप्स के लिए रेगुलेशन की जरूरत नहीं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दी सलाह। केंद्र ने रेगुलेशन बढ़ाने पर दिया था जोर। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह से इस हफ्ते हो सकती है पूछताछ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा तैयारी। शुक्र ग्रह के वातावरण में जीवन के संकेत मिलने का दावा। जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी ने दी रिपोर्ट। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र के बादलों में हो सकते हैं बेहद छोटे जीवाणु। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है चीन का हाइब्रिड वॉरफेयर। पूरी तस्वीर समझने के लिए हम बात करते हैं जितेंद्र जैन से, जो साइबर एक्सपर्ट हैं। एलएसी पर लगातार चल रहे तनाव के बीच चीन की एक और हरकत ने सबको चौंका दिया है। चीन की सेना से जुड़ी कंपनी का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है, जिससे पता चला है कि चीन भारत के 10,000 वीआईपी लोगों और संगठन की जासूसी कर रहा है। इन वीआईपी लोगों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री, चीफ जस्टिस, खिलाड़ी, कलाकार और उद्योगपति तक शामिल हैं। लीक हुए डेटा से पता चला है कि दुनिया भर के 24 लाख महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कर रहा है चीन, जिसे तकनीकी भाषा में हाइब्रिड वॉरफेयर नाम दिया गया है। जितेंद्र जी, चूंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर का क्या मतलब है और इसके पीछे चीन का क्या मकसद नजर आ रहा है। देखिए, हाइब्रिड वॉरफेयर को अगर एक बहुत साफ और आसान शब्दों में समझाया जाए तो ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें खाली सेना का इस्तेमाल नहीं होता। एक देश के बाद जो अलग तरह के विकल्प होते हैं, चाहे वो आर्थिक विकल्प हो, किसी कंपनियों को बैन करना, प्रतिबंध लगाना, टैक्स बढ़ाना, या फिर साइबर वॉरफेयर हो जहां आप टेक्नोलॉजिकल अटैक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक डाउन करने के लिए हैकिंग करें, या फिर आप इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करें कि आप लोगों के बारे में गलत जानकारी फैलाएं, वहाँ के लोगों के बीच में मतलब तनाव पैदा करें या पॉलिटिशियंस के बीच में डिवाइड पैदा करें। तो हर तरह के 360 डिग्री जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या किसी ना किसी तरह से आप अपने प्रतिद्वंदी देश को नुकसान पहुंचा सके और वहां पे कोई या खराब स्थिति पैदा कर सके, उस चीज को हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। और ये जो आज आप देख रहे हैं, जो डेटा आपने चीन की कंपनी के बारे में बताया, देखिए इस जो साइबर वॉरफेयर है या एक तरह से सर्वेलेंस है या एस्पिनाज है, ये सभी कुछ करने के लिए पहले उस आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। या आपको इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। तो जो अभी जो एक खबर सामने आ रही है कि भारत के 10,000 लोगों के ऊपर या विश्व के अंदर लाखों लोगों के ऊपर जो नजर रखी जा रही थी, तो ये आपको समझना होगा, एक तो जासूसी उस सेंस में नहीं कि आपके डेटा को हैक कर दिया, आपकी निजी जानकारियां जो है उन्होंने चुरा ली। ये एक तरह से आपके बारे में जो भी कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी ब्लॉग को आपने लिखा हो, आपने कहीं अपना नंबर अपलोड किया हो जो पब्लिक डोमेन में हो, वो हर तरह की जानकारी को सोशल मीडिया के द्वारा, दूसरे माध्यमों के द्वारा उसको कलेक्ट किया गया, माइन किया गया। ये आप लोग कहेंगे कि ये तो खाली ओपन सोर्स है तो फिर दिक्कत क्या है। नहीं, आपके बारे में मुझे 3-4 चीजें पता हो ओपन सोर्स में तो उसकी कोई महत्व नहीं है, मगर अगर मुझे आपकी जिंदगी के 10 साल के बारे में, आपकी हर गतिविधि जो इंटरनेट पे आपने डाली, आपके दोस्तों ने डाली, आपने दोस्तों को कहा, उन्होंने कहा, आपके परिवार के बारे में, आपके वर्क संस्थान जहाँ काम करते हैं उनके बारे में, आपने जो जिसको लाइक किया, सबका अगर मैं माइंड करके आपकी प्रोफाइलिंग करूँ तो आपकी सोच और आपके
आपके हाव भाव के बारे में मैं 80% करेक्ट प्रोफाइलिंग कर सकता हूँ। तो ये जो डेटा इकट्ठा किया गया है, ये लाखों लोग तो खाली पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अलावा भी करोड़ों लोगों के बारे में इनसे जुड़े हुए जानकारियां जुटाई गई। इसी वजह से शायद सरकार ने हाल में 100 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर बैन भी लगाया था। पर क्या सिर्फ प्रतिबंध लगाने से इस तरह की जासूसी से बचा जा सकता है क्या? देखिए, हो सकता है 100% ना बचा पाए, पर जितना भी नुकसान हो रहा होगा उससे हद तक रोकने में कदम उठाने पड़ते हैं। तो एक कदम से आपकी जीत नहीं होती, ये तो जीत की तरफ बढ़ते हुए जो है, सुरक्षा की तरफ बढ़ते हुए कदम। अब देखिए, जो देश हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इतने बड़े लेवल पे डेटा प्रोफाइलिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा माइन कर रहा हो और हर जानकारी आपके बारे में जुटा रहा हो, तो वो कोई ऐसा विकल्प नहीं छोड़ेगा जहां उसके पास आपके द्वारा जुड़ी हुई निजी जानकारी या सेंसिटिव जानकारी दिखाने का मौका और वो छोड़ दे। तो जो एप्स हैं जो आपसे सारी परमिशन लेती है आपकी पर्सनल फोटो, एसएमएस, कॉन्टैक्ट बुक्स को लेने का, जो चीन की ऐप है, तो वो जो जिनके जुड़ाव इन चीन की कंपनियों से, सरकार से, कम्युनिस्ट पार्टी से रहे हैं, वो मेरी जानकारी में 200% एक ऐसा उसके अंदर एक संभावना है कि वो आपकी निजी जानकारी भी या तो चुरा रहे होंगे या जरूरत पड़ने पर चीन की सरकार के कहने पर भी किसी स्थिति में चुराएंगे। तो ये फिर उसका कलेक्शन इसके हिसाब से, फिर इन जानकारियों का इस्तेमाल आजकल को चुनाव प्रभावित करने के लिए करे, जासूसी के लिए, बहुत कुछ हो सकता है। तो सरकार ने उसी चीजों से बचने के लिए इन पहले 59 ऐप्स के बाद में टोटल 218 ऐप्स को बैन किया। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि अगर ओपन सोर्स डेटा से इतना खतरा है, तो क्लोज सोर्स डेटा जो ये कंपनियां लेती है उससे कितना बड़ा खतरा आपको हो सकता था, और सरकार ने उसको रोकने के लिए क्यों एक कदम उठाया। तो ओपन सोर्स से जो ये जानकारियां जुटाते हैं, उससे किसी भी देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर गतिविधि पर न सिर्फ लगातार नजर रखते हैं बल्कि उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये कैसे करते हैं और वो हमारे लिए कितनी चिंता की बात है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी? देखिए, किसी भी चीज को अगर आपको प्रभावित करना हो तो पहले आपको उसके बारे में जानकारी रखनी होगी, फिर उसकी नब्ज टटोलनी होगी कि किस तरह का माहौल है, क्या स्थिति है, क्या लोग सोच रहे हैं, कितने लोग किस आपके पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, कितने तटस्थ है। वो एक तरह से जानकारी इकट्ठा करने के बाद आप फिर तय करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करना है या कोई आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करना है, कहीं किसी को इंसेंटिव देना है, किसी से एमओयू करना है, कहीं पे फाइनेंस फंडिंग करनी है, किसी को ब्लॉक करना है, किसी को वीजा देना है, नहीं देना है। तो वो कुछ भी जो आपके ऑप्शन या जो एक्शन होगा, वो एक्शन लेने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन इतने बड़े स्केल के ऊपर जुटाना मतलब पहले कभी सोचा नहीं गया, और ये बिना वहाँ की सरकार की मदद के और सपोर्ट के बिना असंभव है। इस तरह की जासूसी और निगरानी से क्या भारत में प्राइवेसी लॉ या किसी अन्य कानून का उल्लंघन होता है? इसकी ये बड़ा एक कठिन सवाल है। अगर ये सीधा सीधा कहा जाए कि भाई जानकारी सीधा सीधा ओपन सोर्स में थी, तो शायद प्राइवेसी कानून का, तो भारत में प्राइवेसी कानून अभी है नहीं, जजमेंट है खाली, तो उसका या उन जजमेंट का भी, या जो मतलब लॉ का कोर्ट जजमेंट के हिसाब से उसका सीधा उल्लंघन शायद ना हो। मगर जो कंपनीज हैं जिनका डेटा चुराया गया है, जिनका प्रोफाइल किया गया, उनकी अपनी पॉलिसी है और वो यूजर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि कोई थर्ड पार्टी आपका डेटा नहीं लेना चाहिए तो हम रोकेंगे। और तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह से इतने मैसिव अमाउंट पे कंपनी का डेटा जो है डाउनलोड नहीं करेगा, प्रोफाइल नहीं करेगा। तो वो एक उनकी कंपनी की पॉलिसी का वायलेशन, और इन अ वे उन कंपनी के जो करार है आपके इंडिविजुअल सिटीजन के साथ, उसका वायलेशन। पर सीधा अगर खाली ये प्राइवेसी के सवाल पे जाए तो शायद हो सकता है डिफिकल्ट हो, पर आपको देखिए ये चीजें नई उभर कर सामने आ रही हैं। एग्जिस्टिंग कानून के पैमाने पे आप इन्हें नहीं तोड़ सकते। जो हो रहा है उसके ग्रेविटी ऑफ थ्रेट को समझना, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है कानून के दायरे के अंदर, और या फिर नए कानून बनाकर, यही चीजें हैं जो चीज की एक तरह से संवाद को पैदा करते हैं कि क्या जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून है उससे हम इनसे निपट पाएंगे या किसी नई पॉलिसी या कानून की जरूरत है। कानून के अलावा टेक्निकली हमें क्या तैयारी करनी होगी, क्योंकि लगातार ग्लोबली ऐसे मामले आ रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में भी हमने देखा कि ये मामला काफी गरमाया था कि रूस ने वहां प्रभावित किया है। हाँ, सरकार भी कदम है वो उठा रही होगी, हो सकता है कदम और भी उठाने की जरूरत हो। इसीलिए जो लोग बीच में चीनी ऐप्स को बैन करने के सवाल उठा रहे थे या उसका इस तरह से तीखा टिप्पणी कर रहे थे, वो भी अब समझ रहे हैं कि वो कितना जरूरी कदम उस समय था।
तो सरकार कदम उठा रही है और ये सब देखने के बाद मुझे लगता है और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। जितेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, गोल्ड में दिख सकती है स्थिरता। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1860 में हुआ था भारत रत्न से सम्मानित इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म। उनकी याद में इस दिन को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1876 में उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1959 में की गई थी दूरदर्शन की स्थापना। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर मामूली बारिश के आसार। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और गुजरात में कुछ जगहों पर हो सकती है मध्यम से भारी बारिश। अब बारी सुविचार की। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, सच बोलने वालों को ये याद नहीं रखना पड़ता कि उन्होंने क्या कहा था। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ।